अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में शामिल एक आतंकी के पिता के समाजवादी पार्टी के साथ कनेक्शन पर यूपी में पॉलिटिकल पारा हाई है। बीजेपी ने इस पर सीधा अटैक अखिलेश यादव पर किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अखिलेश यादव पर आतंकियों के साथ गठजोड़ का आरोप लगाया। सवाल यह खड़ा होता है कि इसका सपा कनेक्शन कहां से आता है। मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि अहमदाबादी हमले के तार समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं और जिन 49 लोगों के खिलाफ ये बात आई है उनमें से जो एक मास्टरमाइंड की मैं अगर बात करूं ऐसे हैं मोहम्मद सैफ पुत्र शाबाद अहमद, मिस्टर समाजवादी पार्टी नेता। ये मिस्टर समाजवादी पार्टी नेता कौन है? अखिलेश जी की बोलती इन पर बंद क्यों है? एटीएस और पुलिस पर सवाल उठाते हैं और आतंकियों को घर पर बिरयानी खाने बुलाते हैं, उनके समर्थकों को बुलाते हैं। मैंने फोटो भी आपको दिखाई, क्या हाल है। इसीलिए तो मोदी जी कहते हैं लाल टोपी मतलब रेड अलर्ट। ये लाल टोपी रेड अलर्ट है और इससे बड़ा अलर्ट उत्तर प्रदेश के लिए और क्या होगा। चुनाव के समय उत्तर प्रदेश की जनता को यह तय करना होगा और यह निर्णय भी करना है कि यह समाजवादी नहीं समाज विरोधी है। मैं तो कहूंगा आतंकियों से करे प्यार, जिन्ना के कसीदे गाए हजार, यूपी पुलिस पर करे वार, समाजवादी हैं तुष्टीकरण के यार। ये तुष्टीकरण की राजनीति के कारण ही गुंडे माफिया आतंकियों को बल मिलता रहा समाजवादी पार्टी की सरकार में। पिछले 5 वर्षों में कमर तोड़ने का काम उत्तर प्रदेश में योगी जी ने किया है, अपराधियों की, गुंडों की, माफियों की। आपने भाषा देखी होगी अखिलेश जी की, ए पुलिस वालों, ए पुलिस वालों, कैसे बोला क्या। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश यादव पर आतंकियों से संबंध रखने का आरोप लगाया। उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत की और अखिलेश यादव पर कई गंभीर आरोप लगाए। उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता लगातार चुनावी कैंपेन कर रहे हैं। कोई भी नेता कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है, लिहाजा नेता जो है अपने ज्यादातर समय हवा में ही गुजार रहे हैं। इस वक्त हम उड़न खटोले में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद है केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश सरकार। सर, लगातार कैंपेनिंग का दौर जारी है, लेकिन इस बीच एक नया कंट्रोवर्सी जो आया है, अहमदाबाद के स्पेशल कोर्ट ने कई लोगों को अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में सजा सुनाई, फांसी थी। उसमें से एक शख्स आजमगढ़ का रहने वाला है। तो क्या किस तरीके से देखते हैं इस पूरे में? इसमें सबसे पहले तो जो अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट के दोषी देश के दुश्मन थे, उनके बारे में न्यायालय ने सजा सुनाई है, स्वागत करता हूँ। 39 लोगों को एक साथ सजा सुनाई गई है और बाकी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और इसमें से 9 लोग आजमगढ़ के हैं और एक व्यक्ति जो इसमें फांसी की सजा पाया है उसका पिता समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहा है। अब मुझे लगता है कि जब 2012 से 2017 की श्री अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो इसी प्रकार के देश के दुश्मनों के साथ रिश्ते के कारण से उन्होंने उन आतंकियों के मुकदमे वापस लेने का प्रयास किया था, जिन्हें बाद में न्यायालय ने सजा सुनाई। और आज यह जो घटना जिसका समाचार आज अखबारों में, कल से चैनलों में देखने को मिल रहा है, या निश्चित तौर से देश के सामने इस प्रकार की अगर कोई घटना होती है और समाजवादी पार्टी जैसे जो यूपी में शासन कर चुकी है और फिर शासन करने के मंसूबे पाले हुए हैं और आतंकवादियों से उनके रिश्ते उजागर होना, ये बहुत गंभीर विषय है। आखिर में जो फिगर आएगा चुनाव 10 मार्च को, जो फिगर आएगा बीजेपी का, वो कहाँ रहेगा सर, कितने आसपास? देखिए 10 मार्च को 11 बजे सपा बसपा कांग्रेस का 12 बज जाएगा और 300 से अधिक सीटें भाजपा और भाजपा गठबंधन के साथ ही जीत करके फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी।
थैंक यू सर। तो ये थे केशव प्रसाद मौर्य, जिनका साफ साफ ये कहना है कि 300 से ज्यादा सीटें 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी 300 से ज्यादा सीटें जीतकर एक बार फिर प्रदेश की सत्ता पर काबिज होंगी। वहीं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि आतंकवादियों के प्रति केंद्र की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। कानून ने अपना काम किया, देश की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता। देखिए, कानून को अपना काम करना ही चाहिए और ख़ास तौर से देश की सुरक्षा, देश के लोगों की सुरक्षा, आतंकवाद, इस पर जीरो टॉलरेंस नीति सरकार की भी होनी चाहिए, समाज की भी है और जुडिशरी की है। और अब से कुछ देर पहले सीएम योगी आदित्यनाथ पीलीभीत में थे, जहां उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर एक आतंकी के पिता से संबंध रखने का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी अखिलेश यादव से आतंकियों के मुकदमे वापस लेने पर सवाल दागे। सपा नई हवा है, वही सपा है। सपा का हाथ साथ, यानी सपा का हाथ आतंकवादियों के साथ, ये एक बार फिर से साबित हो गया है। 26 अप्रैल 2012, मेरी डेट नोट कर लेना। बाकायदा उत्तर प्रदेश के बतौर मुख्यमंत्री अखिलेश जी ने केस को वापस लेने के लिए हुक्म जारी किया और केस को विड्रॉ कर लिया। आतंकवादियों के खिलाफ केस विड्रॉ हो गया। 9 लोग आजमगढ़ के हैं और एक व्यक्ति जो इसमें फांसी की सजा पाया है, उसका पिता समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहा है। जब 2012 से 2017 की श्री अखिलेश यादव जी की सरकार थी, तो इसी प्रकार के देश के दुश्मनों के साथ रिश्ते के कारण से उन्होंने उन आतंकियों के मुकदमे वापस लेने का प्रयास किया था। योगी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने भी आतंकी मामले में अखिलेश यादव को घेरा। उन्होंने कहा कि एक पार्टी का आतंकियों के साथ संबंध गंभीर मुद्दा है। कानून व्यवस्था रहेगी और आतंकियों को अपनी जगह दिखाई जाएगी, लेकिन साथ साथ उन पॉलिटिकल पार्टी को भी, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के आजमगढ़ के ब्लास्ट में जिनको मृत्युदंड दिया गया है, उनके अखिलेश यादव से संबंध जो दिखे हैं, ये भी एक गंभीर विषय है। और आ गया है समय कि जिस प्रकार से वो जो आतंकी हैं उनको मृत्युदंड दिया है, राजनीतिक दृष्टि से भी समाजवादी पार्टी को भी मृत्युदंड दिया जाए। ये जो है 10 मार्च को जो रिजल्ट आएंगे वो उसका एक बहुत बड़ी मिसाल बनेगी। और इधर विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल ने विशेष अदालत के फैसले पर खुशी जाहिर की। विनोद बंसल ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर आतंकियों को सुरक्षा देने का भी आरोप लगाया। हमें गर्व है अपनी न्याय व्यवस्था पर। देर भली हो लेकिन अंधेर नहीं है, और साथ ही साथ हमें बच के रहना पड़ेगा उन सभी राजनेताओं से। ये जो न्याय का जो तकाजा है वो बिना सरकार के सहयोग के नहीं हो सकता पूरा। एक और वो जो कांग्रेसी और जो समाजवादी है वो आतंकियों के पैरोकार बने फिर रहे हैं। उनको अनेक आतंकियों को छोड़ दिया, उनकी पैरोकारी करी, और कांग्रेस को तो फेमस है न्यायालय में आतंकियों के फेवर में खड़े होने की। अफगानिस्तान में जुल्मों का शिकार होकर भारत आए हिंदू और सिख समुदाय के लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। अफगानिस्तान से भारत आए भारतीय मूल के अफगानी नागरिकों ने बुरे वक्त में मदद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा भी किया। वाहिगुरू जी का खालसा। मैं तो कहता हूँ आप प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के नहीं, सब दुनिया के प्रधानमंत्री। जहाँ जहाँ हिंदू सिख हिंदुस्तानी रहता उनका दर्द आप ही समझ सकते हो और कोई नहीं समझ सकता। और जहाँ भी समस्या होती है मैं देखता हूँ आप सबसे पहले आगे आते हो। मेरे आंखों में आंसू आ गए जब आपने बोला कि आपने श्री हरदीप पुरी जी को, मनजिंदर सिंह सिरसा जी को आपने बोला कि हमारी तरफ से आप लोग जाके श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की सवारी साहब बड़े अदब और सत्कार से साथ लाओ। हमारे लिए वो जिंदगी, हमारे लिए वो जान है जो आपने ये बड़ा बड़ा काम किया है। गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप
हमारे लिए भी उतना ही श्रद्धेय है जी। और इसलिए हमारे मंत्री जी स्वयं बहुत जल्दी सुबह पहुंचे, अपने सम्मान पूर्वक सर पे उठा करके उसे ले आए और उसको सही स्थान पर प्रस्थापित करना, क्योंकि एक महान परंपरा है, महान विरासत है। बोले सोनेहा। श्री अकाल। मैं आपको कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, कोई नहीं सुन रहा था। मैं जनतक तौर पर कह रहा हूं, कोई नहीं सुन रहा था। सब दरवाजे खटका के देख लिए और आपने फिर सुना। हम आपके लिए हृदय से आपका धन्यवाद करने के लिए, ये सारे वो लोग आए हैं जिन्होंने सीए के दौरान लंबी लड़ाई आप लड़ते रहे और आपके सीए के बाद इन लोगों को यहाँ पे रहने का अवसर मिला। आपने मान सम्मान दिया, क्योंकि मुझे मालूम है अफगानिस्तान में ये सम्मान का कितना महत्व होता है और वहाँ का हिंदू भी इसे बड़े गर्व से पहनता है। अफगानिस्तान में ये अफगान की पहचान है। आज ये आपने मुझे पहनाया है, ये हमारे करजाई साहब देखेंगे वो सबसे ज्यादा खुश हो जाएंगे। जो आप सब यहाँ आए हैं, ये घर आपका है। आप हमारे यहाँ मेहमान नहीं है जी, आप, ये घर आपका है। ये हिंदुस्तान आपका ही घर है और हर हिंदुस्तानी आपके प्रति उतना ही प्यार और सम्मान रखता है। आपका धन्यवाद करने के लिए सर हम आए यहाँ, जो आप और आपकी सरकार ने कठिन से कठिन समय में आपने हमारे साथ दिया। और मुझे याद है जिस दिन मैं काबुल में पार्लियामेंट में मेरा भाषण था और जब मैंने खान अब्दुल गफ्फार खान की चर्चा की और जब मैंने ये कहा कि मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे खान अब्दुल गफ्फार खान जी के दर्शन करने का सौभाग्य मिला था, तो एकदम से सदन में सब लोग बड़े ही अचंभित होकर के बड़े भक्ति भाव से अपनी भावना व्यक्त करने लगे। व्यक्तिगत रूप से अफगान लोगों का प्यार मुझे इतना मिला है जी, मैं कल्पना नहीं कर सकता। शायद ही कोई महीना ऐसा नहीं गया होगा कि अफगान किसी नागरिक ने मुझे कुछ न कुछ भेंट सौगात न भेजी हो। बोल बांके बिहारी लाल की वो पढ़ना चाहता था, वो समय की मार झेल रहा था और उसे कम उम्र में ही काम पर जाने पर मजबूर कर दिया गया। पर किस्मत कुछ और चाहती थी। आज मुकेश पखारी एक ट्रेनर और एजुकेटर की भूमिका निभा रहे हैं, वो भी एक खास मिशन के लिए। वो सैनिटेशन वर्कर्स को ट्रेन करते हैं और उन्हें सम्मान की जिंदगी जीने में उनकी मदद करके समाज में उन्हें उनकी जगह दिला रहे हैं। आइए देखते हैं मुकेश पाखरे की कहानी हमारी मिशन पानी की इस रिपोर्ट के जरिए। स्वच्छता और पानी, पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। मेरा नाम मुकेश मुजरल पाकरे है। मैं मुंबई में अन्ना भाऊ साठे नगर मानकुर बस्ती में रहता हूँ। पढ़ने की बहुत इच्छा थी, परंतु घर की परिस्थिति बिकट होने के कारण मैं पढ़ नहीं सका। डेली वेजेस के मैं भी काम करता था, झाड़ू खाते में जाता था, कहीं सफाई करता था। स्लम सैनिटेशन प्रोग्राम, ये प्रोग्राम मुंबई में नया नया आया था। मुझे ये टीम में काम करने का मौका मिला। 20 साल मैंने खुद इस संगठन में काम किया। 2019 में जगताप साहब ने मुझे फिर बुलाया कि मुकेश कि ऐसा एक संस्था है वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज WTC। स्लम में जाके जितने भी सफाई कामगार हैं, जो डेली वेजेस वाले, जिनका सरकार के साथ कोई तालमेल नहीं, रोज़ काम करते हैं, किधर भी साफ सफाई करते हैं, कचरा उठाते हैं, ऐसे लोगों को मैं मोबिलाइज करता था। और मोबिलाइज करके फिर पूरी उनका ट्रेनिंग लेना है 5 दिन का, जैसा मैंने लिया है। और सच में लोगों को भी बहुत अच्छा लगा। हमने वर्ल्ड टॉयलेट का ट्रेनिंग लिया, वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज में हमने ट्रेनिंग लिया। उसमें ऐसे कितने लोग थे जो बोले सर मुझे 6,000 रुपये महीना मिलता है और सर मुझे 200 रुपया रोज़ मिलता है, वो भी रोज़ काम नहीं। फिर वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज के माध्यम से हमने जो हमको सूची मिली थी उनको फिर हमने जॉब भी दिया, अच्छा उनको प्लेस भी किया। तो उसमें से बहुत सारे लोगों का लाइफ कन्वर्ट हो गई, वो अच्छे अपने जीवन जीने लगे। हमको ट्रेनिंग मिली, हमें अच्छा शिक्षा मिली सफाई कामगारों के बारे में, तो उन लोगों ने दूसरे सफाई कामगारों को लाया। तो ऐसा मुंबई शहर में हमारे कार्यक्रम हमारा चालू है। लगभग 3,500 हजार लोगों को हमने ट्रेनिंग दिया। स्वच्छता